अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 12। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने टॉपिक को आगे स्टार्ट करेंगे। जितना कि हमने पहले पीछे पढ़ लिया था, 5 क्वेश्चन हो गए थे, आज छठा क्वेश्चन से स्टार्ट करने लगे। डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड इन सॉलिड। मतलब वो ये कहता है कि एनर्जी बैंड्स को बताना है। डिस्क्राइब द फॉर्मेशन, ये फॉर्म कैसे बनते हैं ऑफ एनर्जी बैंड इन सॉलिड में एनर्जी बैंड्स कैसे बनते हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंस अमंगस्ट इलेक्ट्रिकल बिहेवियर, उनके इलेक्ट्रिकल बिहेवियर भी बताने हैं ऑफ कंडक्टर्स के, इंसुलेटर्स के एंड सेमी कंडक्टर्स के इन टर्म्स ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी। एनर्जी बैंड थ्योरी के मुताबिक आपने उनका बिहेवियर बताना है कि कब उनमें से बिजली गुजरती है, कब उनमें से बिजली नहीं गुजरेगी। सबसे पहले हम देखेंगे एनर्जी बैंड। तो बेटा ये होता है कि हमारे पास यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा एनर्जी ये बैंड। यहाँ जो पहला लिखा है इसको कहते हैं वैलेंस बैंड, और दूसरा बेटा दरमियान में थोड़ा सा गैप होता है, और फिर उसके बाद होता है कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड बेटा वो होता है, आपको पता है कि एटम का जो बाहर वाला शेल्स होते हैं, एटम के वैलेंसी शेल्स, उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अगर उनको थोड़ी सी एनर्जी मिल जाए वो फ्री हो जाते हैं और वो सीधा ही बेटा कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। ये बेटा उनके रीजन होते हैं, हदूद होती है, अगर वो एक रीजन से निकले तो वो दूसरी हदूद में चला जाता है। कंडक्शन बैंड बेटा वो जगह है जहाँ पर क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी मौजूद होते हैं, वहाँ थोड़ी सी उसको बिजली का पोटेंशियल दे दिया जाए बैटरी का, तो वो उसमें करंट बहना शुरू हो जाता है। तो बेटा इसमें क्या होता है, ये जो बैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है, ये क्या होते हैं, इनको बैंड्स कहा जाता है, एनर्जी बैंड्स। ये मिला के ना एक बैंड बनाते हैं। ऐसे ही मुख्तलिफ तरह के सॉलिड्स होते हैं, उनके भी ऐसे ही होते हैं, मगर सॉलिड्स क्योंकि बहुत ही ज़्यादा करीब होते हैं, क्योंकि उनके पार्टिकल्स जिसकी मदद से उनके बैंड्स होते तो अलग-अलग है, मगर इतने ज़्यादा करीब होने की वजह से वो हमें एक ही नज़र आते हैं, एक ही तरह की लगते हैं। उनकी जो ग्राफ बनता है बेटा वो एक जैसा ही कंटिन्यूस ही बनता है, और ये बैंड्स ही हमें बताते हैं कि क्या उसमें से बिजली गुजरेगी या नहीं गुजरेगी। मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। द परमिसिबल एनर्जी स्टेट, मतलब कि वो इजाज़त एनर्जी स्टेट जिसमें इजाज़त है जाने की, ऑफ एन एटम, मुख्तलिफ एटम की, इन आ सॉलिड के अंदर, विच आर डिस्क्रीट। ये सारे क्या होते हैं बेटा, डिस्क्रीट होते हैं, सबका होता है ये बैंड्स, बट सो क्लोजली स्पेस, इनमें स्पेस बहुत थोड़ी होती है। दे आर अपीयर टू फॉर्म अ कंटिन्यूस एनर्जी बैंड, और वो हमें ऐसा ही लगता है कि कंटिन्यूस एनर्जी बैंड है, क्योंकि एक का बैंड ये वाले और दूसरे एटम के बैंड और तीसरे एटम के बैंड बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। तो अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल तक बहुत ही ज़्यादा बारीकी में देखा जाए तब हमें वो अलग महसूस होंगे, अदरवाइज़ अगर उसको बड़े लेवल पर थोड़ा सा देखें तो हमें वो एक ही ग्राफ बनता हुआ नज़र आता है, क्योंकि वो गहराई में हमें अलग नज़र आते हैं, मगर ओवरऑल वो एक ही नज़र आता है, क्योंकि वो छोटे स्पेस बहुत कम होती है। अच्छा, इन बिटवीन टू परमिसिव, और बिटवीन टू परमिसिबल एनर्जी बैंड्स देयर इज़ अ रेंज। ये तो बेटा हमारे पास जो परमिसिबल इजाज़त है एनर्जी की जाने की, मतलब कि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने की जो इजाज़त है, विच कैन नॉट बी ऑफ, अच्छा यही वो इजाज़त है, ये हमें बताती है कि जो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जल्दी से कंडक्शन बैंड में चला जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन को हमारे पास बिजली को इजाज़त देगा, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजर सकेगी। जो वहाँ से नहीं जा पाएगा उसमें से बिजली भी नहीं गुजर सकेगी। आगे देखिए हमारे इन टू परमिसिबल एनर्जी बैंड देयर इज़ अ रेंज ऑफ एनर्जी स्टेट विच कैन नॉट बी ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन एंड आर कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी गैप। और बेटा ये इसको फॉरबिडन एनर्जी बैंड भी कहा जाता है। ये दरमियान में जो नैरो लिखा है ना, नैरो फॉरबिडन एनर्जी गैप, इसको फॉरबिडन भी कहा है, ममनू, जिसका मतलब होता है ममनू है, जाने की इजाज़त नहीं है। ऊपर वाले में इलेक्ट्रॉन होते हैं, नीचे वाले में इलेक्ट्रॉन होते हैं, दरमियान में एक खाली जगह होती है। ऐसी एक सड़क है और दूसरी सड़क के दरमियान में एक नदी जा रही है, मगर नदी में कोई भी इंसान नहीं होगा, या तो इस सड़क पर होगा या फिर दूसरी सड़क पर होगा। अगर वो एक सड़क से जितनी जल्दी वो दूसरी सड़क पर जा, मतलब कि एक बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन अगर वो जंप करके तो कंडक्शन बैंड में चला जाता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी को मूव करवाएगा। अगर वो उस कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकेगा तो वो उसमें से भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजरेगी। तो मैं एक्सप्लेन करूँगा तो आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी, ना ही तो फिर भी बताइएगा। पहला है कंडक्टर्स, पहला इंसुलेटर्स है। इंसुलेटर बेटा वो हमारे पास है, ये पहली वाली डायग्राम दिख रही होगी, इस पर मैं पहले देखिए, इस पर बेटा क्या होता है, फुल बैलेंस बैंड, और फिर बहुत ज़्यादा गैप होता है, और फिर ऊपर वाला कौन सा है, कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के दरमियान बहुत बड़ा गैप है, फॉरबिडन गैप। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा नहीं सकते,
क्योंकि दरमियान में गैप ही बहुत बड़ा है। तो इसीलिए बेटा ये इंसुलेटर्स कहलाते हैं। कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होंगे वही इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट करते हैं, अदरवाइज कोई और नहीं कर पाता क्योंकि वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इंसुलेटेड आर दो सब्सटेंस इन विच वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बॉन्डेड टू देयर एटम। वो क्या होते हैं, अपने एटम से टाइटली बॉन्ड होते हैं। एंड नॉट फ्री, वो आज़ाद नहीं होते टू मूव, हरकत करने के लिए। एंड इंसुलेटर हैज़ एम्प्टी कंडक्शन बैंड। उसका कंडक्शन बैंड क्या होता है, एम्प्टी होता है, क्योंकि दरमियान में खाली जगह बहुत है, कोई जा ही नहीं सकता। ए फुल वैलेंसी बैंड एंड ए लार्ज एनर्जी गैप। मगर वैलेंसी बैंड तो फुल है मगर दरमियान में लार्ज एनर्जी गैप है इन बिटवीन दैम। सो इसीलिए वैलेंसी बैंड से कोई भी कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जा नहीं सकता, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, कोई इलेक्ट्रॉन वहाँ से मूव आउट ही नहीं कर पाता। आगे बेटा हमारे पास है कंडक्टर्स में क्या होता है बेटा, ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है ये इतना कम होता है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड तकरीबन ओवरलैप ही कर जाते हैं। कहते हैं कंडक्टर्स आर, या फिर दिखाई देती हैं, कंडक्टर्स आर दोज सब्सटेंस विच हैव प्लेंटी का मतलब बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में के लिए, कहता है बिजली को गुजारने के लिए इसके पास वाफल मकदार में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्यों होते हैं, इन द कंडक्शन बैंड में। कहना है कंडक्टर वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड्स लार्जली ओवरलैप ईच अदर। क्योंकि बेटा इसमें क्या होता है, जो वैलेंस दरमियान में एनर्जी गैप होता है वो बिल्कुल ही कम होता है। वैलेंस बैंड से जल्दी से थोड़ी सी एनर्जी मिली वो कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, और कंडक्शन बैंड में वाफर प्लेंटी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को आगे पास आउट कर देते हैं, इसलिए कंडक्टर में से बिजली गुजर जाती है। आगे बेटा इन सेमीकंडक्टर्स हैं, सेमीकंडक्टर्स बेटा ये होते हैं जो कभी कभी बिजली गुजरने देते हैं, कभी नहीं गुजरने देते, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। जैसे मिसाल के तौर पे एट रूम टेम्परेचर और पार्शियली फील्ड कंडक्शन बैंड। ये कंडक्शन बैंड होता है पार्शियली फील्ड, मतलब कि ये नैरो होता है, ये ना तो ज़्यादा इंसुलेटर तरह बड़ा होता है, ना ही कंडक्टर की तरह बहुत छोटा होता है, बल्कि ये थोड़ा सा होता है दरमियान में। कहना आप ये इसमें क्या होता है, एट रूम टेम्परेचर पार्शियल फील्ड कंडक्शन बैंड, इसमें आधा बड़ा होता है पार्शियल फील्ड बैलेंस बैंड, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन इसके वहाँ पर चले गए। वेरी नैरो फॉरबिडन गैप, जो गैप है बहुत थोड़ा होता है बिटवीन वैलेंसी एंड कंडक्शन बैंड, और इन दोनों के दरमियान क्या होता है, नैरो बहुत थोड़ा होता है। अगर टेम्परेचर हम इसको ज़्यादा कर दें, मतलब कि जैसे सोलर प्लेट है उसको थोड़ी सी हीट मिलती है तो वो इलेक्ट्रिसिटी को गुजारते हैं, जैसे ही सोलर की रोशनी उस पर नहीं पड़ती वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट नहीं करते। जैसे हमने बेटा आपने 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ होगा, जैसे वो हमारे पास वो अलार्म हमने देखा था, जिसमें हमने कहा क्या नाम था उसका, 10 चैप्टर में पढ़ा था, लास्ट में टॉपिक है हमारे पास। वहाँ पर बेटा एक अलार्म था जिसको चोर अलार्म कहते थे। वहाँ पर बेटा हमने ये एक हीट सेंसर देखा था, लाइट सेंसर, जहाँ पर लाइट पड़ती थी तभी वो बिजली गुजरने देता था, अगर उस पर लाइट नहीं पड़ती थी तो वो बिजली गुजरने नहीं देता था। फ़र्क सिर्फ इतना है, जितना बैंड गैप ज़्यादा होगा वो उतना ही बैड कंडक्टर होगा, जितना गैप कम होता जाएगा वो उतना ही अच्छा कंडक्टर बनता जाएगा। आगे देखिए बेटा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा बेटा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स इन टर्म्स ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी। कहता है एनर्जी बैंड थ्योरी के लिहाज से आपने इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को एक्सप्लेन करना है। तो बेटा हमारे पास इंट्रिंसिक का मतलब होता है कुदरती, मतलब कि ऐसा बेटा सेमीकंडक्टर दो तरह के होते हैं, एक इंट्रिंसिक होता है, एक एक्सट्रिंसिक होता है। इंट्रिंसिक का मतलब होता है जो कुदरती हो, जैसे खुदा ने बना दिए हैं वो हमारे पास आ गए हैं, और एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है कि जिसमें हम खुद मिलावट करते हैं, कोई उसको नया किस्म का बना देते हैं उसमें थोड़ी सी हेर फेर करके। तो पहला बेटा है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज़ आल्सो नाउन एज अ प्योर सेमीकंडक्टर, इसको प्योर सेमीकंडक्टर कहा जाता है, दैट इज़ विदाउट एनी अदर एलिमेंट्स, दूसरे एलिमेंट के मुताबिक डॉप्ड इन इट, इसमें कोई दूसरा एलिमेंट डॉप्ड नहीं किया जाता। डोप्ड का मतलब होता है बेटा मिलावट करना। इट हैज़ सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल, उसमें जितने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही उसमें क्या होते हैं, होल्स होते हैं, तो इसलिए इसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहा जाता है बेटा, क्योंकि इसमें बैलेंस होता है। दुनिया में आप जहाँ भी देखें बैलेंस ही मिलेगा, तो ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमेशा बैलेंस में होते हैं, जितने इसके पास होल्स होते हैं उतने इसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो होल्स का बेटा मतलब यह होता है कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी एटम के वैलेंसी शेल से इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होता है तो वहाँ पर एक होल खाली जगह छोड़ जाता है, इसको होल कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को कहा जाता है, क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो इसलिए हम उसको पॉजिटिव कह देते हैं। पॉजिटिव को आप होल को पॉजिटिव समझ लें और इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव समझ लें।
आगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो होता है बेटा जिसमें हम मिलावट करते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और इम्प्योर सेमीकंडक्टर, ये इम्प्योर होते हैं, दैट इज डोप्ड मिक्स्ड विद सर्टेन इम्प्योरिटीज, जिसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज डाल दी गई होती हैं एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट के एटम्स की। इट्स कंडक्टिविटी इंक्रीज कंसिडरेबली, मतलब कि काबिल कबूल तक उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गई होती है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द कंसनट्रेशन ऑफ द इम्प्योरिटी। हमने आप उसमें कौन सी इम्प्योरिटीज़ डाली है, मतलब कि हम ये इसलिए करते हैं एक्सट्रीमली सेमीकंडक्टर, कई दफ़ा हमने उसकी ना कंडक्टिविटी को बढ़ाना है, मतलब कि उसमें थोड़ा सा उसको जितना उसको करंट दे और उसको पास आउट करे, इसलिए उसमें थोड़ी सी हम मिलावट करते हैं ताकि वो हमारा काम बन सके। तो बेटा जो उसकी कंडक्टिविटी की परसेंटेज है कि वो ज़्यादा हुई है या कम हुई है, वो डिपेंड ये करता है कि उसको किस एलिमेंट के साथ, किस एलिमेंट के एटम के साथ उसकी हमने डॉप्ट किया है, तो जिसकी वजह से उसकी में क्या होते हैं नंबर ऑफ होल्स और इलेक्ट्रॉन्स मुनहसर होते हैं। आगे एन टाइप बेटा इसकी दो किस्में, एक एन टाइप होता है एक पी टाइप। एन टाइप मटेरियल्स आर ऑब्टेन बाय डोपिंग सेमीकंडक्टर, ये वो होते हैं जिसमें हम सेमीकंडक्टर को डोप करते हैं विद एटम्स ऑफ द पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज़, मतलब कि पेंटावैलेंट का मतलब जिसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे वहाँ जिसके शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको मिलावट इसके साथ डालते हैं, मतलब मिक्सअप करते हैं, विच एज फॉस्फोर, जिसमें फॉस्फोरस आता है, इट लीव्स अ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि बेटा जो सेमीकंडक्टर होता है उसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 बॉन्ड होते हैं और 4 एम्प्टी स्पेसेस होती हैं। हमें पता है कि कोई भी एटम होता है वो 8 ऑक्टेट अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, तो हम क्या करते हैं उसको पेंटावैलेंट से रिएक्शन कर, मतलब कि उसको पेंटावैलेंट की डोपिंग करते हैं। जब पेंटावैलेंट की डोपिंग करेंगे तो आपको फिगर में दिख रहा होगा, तो 2 2 4 8, देखिए 8 तो 4 हो गए क्योंकि 5 थे, हमने जो नए वाला एलिमेंट उसके अंदर डाला उसके 5 इलेक्ट्रॉन थे, जो सेमीकंडक्टर है उसके प्योर के वाले के उसके पास 4 थे, 5 और 4 कितने हो गए 9, तो 8 का जोड़ा तो बन जाता है। वो जो एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है वो एक्स्ट्रा वो बाहर निकल आ जाता है, इसको कहा जाता है डोनर इम्प्योरिटी कंट्रीब्यूट फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि अब इसके लिए तो जगह ही नहीं बची, इसलिए बेटा इसमें इलेक्ट्रॉन्स हमें वाफर में इलेक्ट्रॉन हमने बाहर निकाल दिया तो मिल गया वाफर तौर पर, और यही इलेक्ट्रॉन हमारी इलेक्ट्रिसिटी गुजारने में हमारी मदद करने वाले हैं। इसको बेटा पेंटावैलेंट में कहा जाता है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन निकलता है, इसको एन टाइप कहा जाता है। मगर पी टाइप में बेटा क्या होता है, पी टाइप मटेरियल आर ऑब्टेन्ड बाय डोपिंग द सेमीकंडक्टर, जब सेमीकंडक्टर को डॉप किया जाता है विद एटम्स ऑफ ट्राईवैलेंट, ट्राईवैलेंट का 3 वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, तो इम्प्योरिटी सच एज हमारे पास बोरॉन है, इट क्रिएट अ वैकेंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन कॉल्ड अ होल, जो कि एक होल को पैदा करता है। मिसाल के तौर पर वो सेमीकंडक्टर के पास तो 4 थे, जब 4 थे तो मैंने इसको ट्राईवैलेंट से डोपिंग किया, जब वो 3 और 4 कितने हो गए 7, तो एक की अभी भी कमी है, तो वहाँ पर बेटा वो शो करा एक्सेप्ट इम्प्योरिटी क्रिएट अ होल, मतलब कि अभी भी वहाँ एक कमी है, कमी को होल कहते हैं। तो बेटा इसलिए क्या होता है यहाँ पर होल भी पैदा हो गए। तो हम इस तरह से 2 एक्सट्रीमली सेमीकंडक्टर्स बना सकते हैं, एक को कहेंगे एन टाइप, एक को कहेंगे पी टाइप। एन टाइप में बेटा क्या होता है इलेक्ट्रॉन वाफर मकदार में होते हैं, और पी टाइप में क्या होता है बेटा होल्स वाफर मकदार में होते हैं। ये सेमीकंडक्टर्स बेटा सोलर प्लेट्स में यूज़ किए जाते हैं। जो पहले सोलर प्लेट्स आती थी वो पी टाइप हुआ करती थी, मगर आजकल के दौर में जो अच्छी वाली नई वाली है वो एन टाइप बेटा होती हैं हमारे पास। अच्छा बेटा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 17.8, डिस्कस द मैकेनिज़्म। वो मैकेनिज़्म वो बताना है, अपने रूल बताना है जिसके तहत इलेक्ट्रिकल कंडक्शन बाय होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन प्योर सेमीकंडक्टर्स एलिमेंट, मतलब कि जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है उसमें कैसे इलेक्ट्रिसिटी गुजरती है, आपने उसको एक्सप्लेन करना है। बेटा आपको नज़र आ रहा होगा एक सेमीकंडक्टर है हमारे पास, हमने क्या किया इसके अंदर देखिए ये सिलिकॉन है, सिलिकॉन में क्या होता है यहाँ पर होल भी मौजूद हैं, आपको नज़र आ रहा है इलेक्ट्रॉन कंडक्शन वो ब्लैक से इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो वाइट कलर के बेटा वो होल्स हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 4 होल्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है बेटा हमारे पास कि जब इसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाता है तो इसका जो बेटा एक टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एक दूसरा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है। जोड़ने से क्या होता है जैसे बैटरी का पोटेंशियल बढ़ता है, जैसे आप देखिए यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो जब राइट साइड लगाया गया है वहाँ से क्या होता है इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं हमारे पास लेफ्ट साइड की तरफ मूव आउट कर रहे हैं, आपको ब्लैक डॉट्स नज़र आ रहे होंगे, और उसी तरफ क्या
होता है राइट साइड में क्या, लेफ्ट साइड में क्या होता है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल लगाया गया, वो पॉजिटिव क्या करता है, पॉजिटिव को रिपेल करता है। तो वहाँ पर होल्स क्या हो रहे हैं, राइट साइड जा रहे हैं। मगर बेटा ये होल्स मूव नहीं करते। होता ये है कि जो पिछले वाला लेफ्ट साइड राइट साइड में आपको देख रहा हो सिलिकॉन को खोने वाला, देखिए वहाँ पर क्या है इलेक्ट्रॉन जो पिछले यहाँ पर क्या होता है हमारे पास, पिछले वाला इलेक्ट्रॉन क्या करता है अगले सिलिकॉन पर चले जाता है, वो अगले वाला अगले पर चला जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता रहता है। होल्स पीछे बनते रहते हैं, वो आगे मूव करता है। होल्स मूव नहीं करते, तो वो जगह करते हैं, जगह चेंज करते हैं। जैसे आप ऐसा कर समझ लें, एक क्लास में है, एक लाइन लगी हुई है बच्चों की, तो होता ये है कि उसमें क्या होता है, एक बच्चा जो है लास्ट वाली सीट खाली है, लास्ट वाली सीट खाली, एक बच्चा अगर आगे को होता जाएगा तो वो जो लास्ट वाली सीट खाली थी वो पहले वाली सीट खाली हो जाएगी। मतलब कैसे ऐसा कहेंगे खाली सीट ट्रांसफ़र हो रही है, हालांकि खाली सीट ट्रांसफ़र नहीं हो रही, लड़के ट्रांसफ़र हो रहे हैं। लड़के ट्रांसफ़र होने की वजह से वो सीट जो पहले खाली थी वो लास्ट पे चली गई है, जब लास्ट पे खाली थी वो पहले भी चली गई है। तो हुआ ये है कि बच्चों ने आगे आगे अपनी जगह चेंज की है, जिससे हो गया है सीट पहले से आगे चली गई। इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वो एक होल से दूसरे होल, दूसरे होल से तीसरे होल, तीसरे होल से चौथे होल, ऐसे मूव आउट करते हैं। होल्स पीछे जाते रहते हैं, मतलब कि एक होल से जब अगले होल में जाते हैं पीछे होल छोड़ जाते हैं, जब उससे आगे जाते हैं वो पिछले वाला कोई और इलेक्ट्रॉन ले लेता है। इस तरह से बेटा होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों ही मूव आउट करते हैं। बेटा अगर समझ आ गई तो ठीक है, अदरवाइज क्लास में आपको समझा दूंगा। आगे बेटा हमारे पास है, देखिए व्हेन अ बैटरी इज कनेक्टेड टू अ सेमीकंडक्टर, जब एक बैटरी को सेमीकंडक्टर से कनेक्ट किया जाता है, इट इस्टेब्लिश एन इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इलेक्ट्रिक फील्ड को इस्टेब्लिश करवाता है अक्रॉस इट ड्यू टू द, उसके सिरों के दरमियान, इट इज ड्यू टू विच आर डायरेक्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स टेक प्लेस। उसमें इलेक्ट्रॉन्स और होल्स क्या करते हैं, दोनों एक ही वक्त में क्या करते हैं, मूव आउट करना शुरू कर देते हैं। द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट टूवर्ड द पॉजिटिव एंड, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करते हैं। एंड वेयर एज द होल ड्रिफ्ट मदद करते हैं टूवर्ड द नेगेटिव एंड ऑफ द सेमीकंडक्टर। मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव आउट करते हैं, और जो यहाँ पर उसके जो होल्स हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव आउट करते हैं। मतलब कि वो होल्स हैं वो नेगेटिव की तरफ जाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं। आगे देखिए बेटा हमारे पास, तो ओवरऑल जो करंट है वो दोनों की वजह से, होल्स की वजह से भी है और इलेक्ट्रॉन की वजह से, क्योंकि दोनों ही तो मूव कर रहे हैं, और दोनों ही क्या है, जब मूव करते हैं तो रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस को तो करंट कहा जाता है, दोनों ही मूव करते हैं, तो इसलिए दोनों की वजह से करंट है। द करंट आई फ्लोइंग थ्रू द सेमीकंडक्टर इज कैरिड बाय बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, यही बात उसने कह दी कि वो इलेक्ट्रॉन्स होल्स और वो होल्स इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों की मदद से है। आगे इट मे बी नोटेड दैट, इसको नोट किया जाए, दैट द इलेक्ट्रिक करंट एंड होल करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है और होल करंट होता है, एडिड अप टुगेदर टू गिव अ करंट, तो हमें दोनों को जमा कर दें, ऐड कर दें। आई ई का मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक करंट, और आई एच का मतलब होल करंट, दोनों को ऐड किया तो टोटल करंट बन जाता है। बेटा यही है, इसमें क्या होता है, मूव आउट करता है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन भी मूव करते हैं और होल्स भी मूव आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बेटा, राइट अ नोट ऑन सुपर कंडक्टर्स। सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं बेटा, ये वो कंडक्टर्स होते हैं, ये खास तरह कंडक्टर्स हैं, अगर इनकी एक ख़ास टेम्परेचर पर इनकी रेजिस्टेंस क्या होती है, कम हो, रेजिस्टिविटी कम होती जाती है। जैसे इसकी रेजिस्टिविटी कम होती है और जिसकी वजह से क्या होता है, फ्लो ऑफ करंट ज़्यादा हो जाता है। फ्लो ऑफ करंट इतना, जब इसकी रेजिस्टिविटी बिल्कुल ज़ीरो हो जाए बेटा, वो कहलाता है इसका क्रिटिकल टेम्परेचर, और उस जगह पर इसमें जो करंट है उसका फ्लो हो जाए वो मैक्सिमम हो जाता है, कोई भी एनर्जी ज़ाया नहीं होती। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, रीडिंग करता हूँ, साथ आपको समझ नहीं आ जाएगा। तो जहाँ पर देखिए, देयर आर सर्टेन मटेरियल, कुछ खास मटेरियल्स हैं, वो रेजिस्टिविटी बिकम ज़ीरो, वो ज़ीरो हो जाती है बिलो आ सर्टेन टेम्परेचर, खास टेम्परेचर पर। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द क्रिटिकल टेम्परेचर, वो टेम्परेचर है जहाँ पर इनकी रेजिस्टिविटी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। जैसे आप देख रहे हैं डायग्राम में, यहाँ पर वाई एक्सिस पर डेंसिटी रेजिस्टिविटी ली गई है और एक्स एक्सिस पर इसका टेम्परेचर लिया गया। टेम्परेचर देखो ऊपर से जैसे ही कम होता जा रहा है और यहाँ पर आके दरमियान में कहीं आकर वो बिल्कुल ही ड्रॉप हो जाती है, उसकी रेजिस्टिविटी ज़ीरो, मतलब एक ख़ास टेम्परेचर पर उसकी रेजिस्टिविटी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। जैसे कि मरकरी है, मरकरी भी एक ऐसा मटेरियल है जिसका टेम्परेचर अगर कम कर दिया जाए खास टेम्परेचर पर, वो सुपर कंडक्टर बन जाता है, उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम करंट क्या करता है, मूव आउट करता है। आगे बिलो दिस टेम्परेचर दीज मटेरियल आर कॉल्ड
कॉल्ड सुपर कंडक्टर। इस टेम्परेचर से नीचे वो सुपर कंडक्टर बन जाते हैं, मतलब वह द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल ड्रॉप्स टू जीरो। जैसे उनकी रेजिस्टेंस जीरो हो जाती है, नो एनर्जी इज डिसिपेटेड, उसमें कोई भी एनर्जी ज़ाया नहीं होती। एंड द करंट वंस एस्टेब्लिश, और जैसे उसमें करंट मुतारफ़ करवाया जाए, कंटिन्यूज टू एग्जिट इंडेफिनिटली विदाउट द सोर्स ऑफ एन EMF। तो हमें उसमें EMF बैटरी लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, बस उसमें एक दफ़ा करंट छोड़े वो जितना पीछे से देंगे उतना ही आपको आगे से मिल जाएगा। तो बेटा इसमें क्या होता है, ये बहुत ही बेहतर कंडक्टर्स होते हैं। जब ये इनको सुपर कंडक्टर कहा जाता है। बेटा ये यूज़ कहाँ होते हैं? दे आर यूज इन मैनी एप्लीकेशंस। दे यूज जैसे कि इसमें मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग हमारे पास, वहाँ पर MRI में यूज़ किए जाते हैं। मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन में यूज़ किए जाते हैं। पावरफुल इलेक्ट्रिक मोटर्स में यूज़ किए जाते हैं। फास्टर कंप्यूटर चिप्स में यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि आपके मोबाइल में जो चिप लगती है प्रोसेसर, उसमें यूज़ किए जाते हैं। ये ऐसे मटीरियल होते महंगे हैं, तो ये ऐसे मटीरियल है ख़ास टेम्परेचर पर इसकी रेजिस्टेंस बिल्कुल ही ना होने के बराबर हो जाती है, और जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ये मैक्सिमम से मैक्सिमम करंट को पास आउट करते हैं। अच्छा बेटा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो व्हाट इज़ मीन बाय पैरा, डाया एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, गिव एग्जांपल फॉर ईच। कहता है हमारे पास ये मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, आपने सबकी एग्जांपलें बतानी है, ये कौन कौन से होते हैं। पहला है हमारे पास है पैरा, दीज आर द सब्सटेंस इन विच द एटम्स हैव रिजल्टेंट फील्ड। मतलब कि आपको पता है जो भी कोई सॉलिड होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा एटम्स होते हैं, वो एटम्स की क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड्स निकलती हैं, बनती हैं। क्यों निकलती हैं आपको पता है, क्योंकि एटम्स में क्या होता है कि उनके गिर्द क्या होते हैं, एटम्स के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक तो ऑर्बिटल मोशन परफॉर्म करते हैं, एक स्पिन मोशन भी परफॉर्म करते हैं। तो दोनों की परफॉर्मेशन की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन जाती हैं। जहाँ हम पढ़ते हैं देखें तो कहते हैं बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस बाय बोथ ऑर्बिटल एंड स्पिन मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन सपोर्ट ईच अदर। जो इन दोनों की ऑर्बिटल से और स्पिन से क्या बनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो दोनों एक दूसरे की क्या करती हैं, सपोर्ट करती हैं। दीज मटीरियल्स सपोज अट्रैक्ट बाय द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये क्या करते हैं, दूसरे मटेरियल को अट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम है, मैग्नीज है, और हमारे पास प्लाटिनम है। ये मतलब कि ऐसे हैं कि इनकी मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं, ये दूसरी बॉडीज़ को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अगर मतलब कि इनको ये मैग्नेटाइज हो जाते हैं। आगे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, दीज आर द सब्सटेंस इन विच द एटम्स हैव नो रिजल्टेंट फील्ड। इनकी जो फील्ड होती है कोई रिजल्टेंट फील्ड नहीं होती, क्योंकि बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय बोथ ऑर्बिटल एंड स्पिन मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैंसिल ईच अदर। वो दोनों एक दूसरे को क्या कर देती, कैंसिल कर देती हैं। लास्ट पैरा में क्या सपोर्ट करती थी, यहाँ कैंसिल करती हैं। दीज मटीरियल्स अपोज रिपेल्ड बाय द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। फॉर एग्जांपल द एटम्स ऑफ वाटर, कॉपर, बिस्मिथ एंड एंटीमनी। ये वो मटीरियल्स हैं जिनको मैग्नेटाइज नहीं किया जा सकता, मतलब मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं करता, क्योंकि इनके पास कोई मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं होती, क्योंकि हमारे पास ये अट्रैक्ट ही नहीं किसी को करते। जैसे मैग्नेट को अगर मैं पैरामैग्नेट के पास लेके जाऊँगा उसको अट्रैक्ट कर लेगा, मगर इसके पास उसको मैग्नेटाइज करना आसान है, इसको करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो मतलब ये होगा ही नहीं, क्योंकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड उसकी कभी भी सपोर्ट नहीं करती, और मैग्नेट की और वो पैरामैग्नेटिक है वो सपोर्ट करती है। आगे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, दीज आर द सब्सटेंस इन विच द एटम कोऑपरेट विद ईच अदर। इसमें एटम क्या करते हैं, कोऑपरेट करते हैं इन सच ए वे सो दैट इट एग्जिबिट, परफॉर्म करते हैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इफेक्ट, और मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा करते हैं। फेरोमैग्नेटिक आर ऑफ ग्रेट इंटरेस्ट फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। इंजीनियरिंग के लिए बहुत अच्छे हैं, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स होते हैं वो इनको बहुत पसंद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फेरक है, हमारे पास लोहा है, कोबाल्ट है, निकल है, क्रोमियम है, डाइऑक्साइड है, एल निको है हमारे पास, जिसमें निकल, आयरन, कोबाल्ट, अलोए का होता है। बेटा ये वो मटीरियल्स होते हैं जब से इनमें इलेक्ट्रिक करंट को डाला जाए मैग्नेटाइज हो जाते हैं, जब से करंट को गुजारना बंद कर दिया डीमैग्नेटाइज हो जाते हैं। मतलब कि इनको फेरोमैग्नेट कहा जाता है। ये ट्रांसफार्मर्स में यूज़ किए जाते हैं और मोटरों में यूज़ किए जाते हैं। बेटा कोयल के तौर पर ये वही वाले होते हैं। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई है। बेटा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मीन बाय हिस्टैरिसीस लूज। हिस्टैरिसीस लूज क्या होते हैं, हाउ इज़ इट यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन में कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं। बेटा जब हिस्टैरिसीस लूज का मतलब ये होता है कि जब भी हमने देखा हुआ है फेरोमैग्नेट जो मटेरियल होते हैं इनको जब मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करते हैं तो कुछ एनर्जी वो क्या करते हैं, डिसिपेट करते हैं, क्योंकि उनको मैग्नेटाइज करना डीमैग्नेटाइज करते ना कुछ एनर्जी ज़ाया हो जाती है। तो इसी तरह हम ये जो एनर्जी
एनर्जी ज़ाया हो जाती है, इसको हिस्टैरिसीस लूज़ कहा जाता है। और जो सबसे अच्छे हम ट्रांसफार्मर में तकरीबन वो मटेरियल को यूज़ करते हैं जो जल्दी से मैग्नेटाइज हो जाए और जल्दी से डीमैग्नेटाइज हो जाए, जिससे क्या हो जाए हमारा वो काम आसानी से हो सके। मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल देता हूँ, अगर एक बच्चा है वो उस दुकान पर भेजते हैं आपको कुछ सौदा लेने के लिए, आप उसको कहते हैं बेटा आप ऐसा करें, आपके पास 100 रुपये देता हूँ कि आप ऐसा करें इसके 50 की कोई चीज़ ले आए या 10 रुपये आप रख लें, तो बाकी आप मुझे वापस कर दें। वो कहेगा नहीं मैंने 10 नहीं रखने, मैंने तो 20 रखने हैं। तो वो जब 20 रखेगा तो आपको क्या होगा, 20 रुपये तो उसने रख ली, 50 की चीज़ आई और आपको वापस कितने आने वाले हैं बेटा, हमारे पास 30। तो कहने का मकसद उसने हिस्टैरिसीस लूज़ जो ज़ाया किए हैं वो जो खुद ले गया है वो कितने 20 रुपये खर्चा ले लिया है। मैं उसी में क्या होता है, एक और बच्चा है वो कहता है मैं 10 रुपये में बाई ले आऊँगा ऊपर से जाकर दुकान से, तो उसकी हिस्टैरिसीस लूज़ क्या है, कम, मुझे उसमें ज़्यादा प्रॉफिट है। तो बेटा उसको मनाना ही हिस्टैरिसीस लूज़ में जाता है, वो जितनी जल्दी मानेगा और वही हमारे लिए सबसे बेहतरीन कंडक्टर होगा। और इसलिए सबसे बेटा जो सबसे ज़्यादा जल्दी से मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो जाता है कम एनर्जी में, वही सबसे अच्छा का हमारे पास मटेरियल को इस्तेमाल किया जाता है इन कामों के लिए। हमारे पास देखते हैं द एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस लूज़ इज़ द मेजर ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज द सब्सटेंस। मतलब एक सब्सटेंस को मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो हिस्टैरिसीस लूज़ में चली जाती है। दिस एनर्जी इज डिसिपेटेड इन फॉर्म ऑफ हीट, जो हीट की सूरत में दाया होती है, विच इज़ कॉल्ड हिस्टैरिसीस लूज़। इसको हिस्टैरिसीस लूज़ कहा जाता है। द मटेरियल फॉर दिस हिस्टैरिसीस लूज़ इस्तेमाल, हम वो मटेरियल यूज़ करते हैं जिसका हिस्टैरिसीस लूज़ क्या होता है, कम होता है, और यूज़ टू फॉर्म द कोर ऑफ ए ट्रांसफार्मर। जैसे ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए हम उन मटेरियल का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। एज शोन इन द एरिया ऑफ द हिस्टैरिसीस लूज़ स्मॉलर फॉर आयरन, जिस मतलब आयरन जो होता है वो सबसे अच्छा होता है। और यहाँ पर एक और बात की एरिया क्या हो उसका स्मॉलर हो, मतलब कि आपको डायग्राम दिख रही है यहाँ पर बेटा जो लेफ्ट साइड है इसका हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है, स्टील जैसे हो गया, इसको मैग्नेटाइज करना और डीमैग्नेटाइज करने में हमारी बहुत ज़्यादा एनर्जी ज़ाया हो जाती है। तो इसलिए बेटा ये हमारे भी इसका हिस्टैरिसीस लूज़ ज़्यादा, इसलिए इसकी कर्व कौन सी बनी है, चौड़ी सी बनी हुई है, आपको नज़र आ रही होगी। और दूसरी तरफ हमारे पास राइट साइड में सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल जैसे आयरन है, उसको इसकी कर्व क्या है, बारीक सी है। तो इसका मतलब बेटा उसका हिस्टैरिसीस लूज़ क्या है, कम है। जितनी कर्व ज़्यादा होगी उसका हिस्टैरिसीस लूज़ उतना ही ज़्यादा है, जिसकी कर्व कम हो जितनी ज़्यादा होगी कर्व चौड़ी होगी उसका हिस्टैरिसीस लूज़ ज़्यादा होगा, जितनी ही कर्व बारीक होगी उतना ही हिस्टैरिसीस लूज़ कम होगा। हम उसी मटेरियल को यूज़ करेंगे, इसलिए हम आयरन को लोहे को यूज़ करते हैं ना कि स्टील को। देयरफॉर इट इज़ यूज़फुल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर, इसलिए ये ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो उम्मीद है कि बेटा आपको समझ आ गई होगी। बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखना।